हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल समझो फिजिक्स में। मैं लेक्चरर गौरव कुमार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्क पावर एनर्जी का नेक्स्ट पार्ट। एक्चुअली जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे थे और वर्क पावर एनर्जी के लगभग 3 पार्ट हम दे चुके हैं। ये नेक्स्ट पार्ट है। वर्क और एनर्जी का डिस्कशन हम कर चुके हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जीज, इन सब बातों के बारे में हम थोड़ा पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। बहुत ही पॉपुलर सा लॉ है। कई बार हमने ये पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि पॉपुलर सा स्टेटमेंट है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या इसका बेसिक मतलब है, कैसे हम ये समझें, तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है स्टूडेंट, सिंपल पेंडुलम। तो इससे मैं थोड़ा सा इसको समझाता हूँ। लेट अस कंसीडर ए रिजिड सपोर्ट। एक रिजिड सपोर्ट हम लोगों ने मान लिया है। रिजिड सपोर्ट से एक स्ट्रिंग की हेल्प से एक मेटेलिक बॉब पेंडुलम हम बना देते हैं अरेंजमेंट। इस पेंडुलम को जैसे ही इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम डिस्प्लेस करने की कोशिश करें, थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूं कि जहां पेंडुलम आपका रेस्ट कर रहा है, दिस इज द मीन पोजीशन। ये पेंडुलम की होती है बेटा मीन पोजीशन, कि यहां पर आपका पेंडुलम रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, साम्य अवस्था में है। अगर यहां हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करें मीन पोजीशन से, किसी पर्टिकुलर एंगल पे हम लोग इसको लेके गए हैं, तो जाहिर सी बात है जैसे ही हमने बेटा इसको डिस्प्लेस किया है तो डेफिनेटली वी हैव गिवन सम वेलोसिटी। इसको हमने कोई वेलोसिटी यानी कि इसको वेग हमने दे दिया है। वेलोसिटी देने का मतलब है हमने इसको मोशन कराया है, एक काइनेटिक एनर्जी हमने इसको दी है। ओके, और काइनेटिक एनर्जी दिया है, इसी काइनेटिक एनर्जी से ये पेंडुलम आपका किसी पर्टिकुलर हाइट पर रेज हो गया है। अब ये किसी हाइट पर पहुंचा है तो ऑब्वियस बात है जैसे ही ऑब्जेक्ट हाइट पर जाता है, तो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा कि स्पेसिफिक पोजीशन में पहुंच जाने के कारण, एक सर्टेन हाइट पर पहुंच जाने के कारण इसमें एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टोर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। ये स्थितिज ऊर्जा क्यों आई है? ये एक सर्टेन हाइट पे जाने के कारण इसमें आ गई है। और ऑब्जेक्ट के पास जब भी एनर्जी होती है तो ऑब्जेक्ट अब शांत नहीं रहेगा, अब वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस वर्क में कन्वर्ट करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब जैसे ही हम इसको ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो वी ऑब्जर्व दैट योर पेंडुलम स्टार्ट ऑसिलेटिंग। एक दोलन यहाँ पर इसमें दिखते हैं, कुछ ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाता है जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं। ये टू एंड फ्रो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट मानते हैं ए पॉइंट तक हमने इसको पहुंचाया था और ए से ये मीन पोजीशन की तरफ वापस आया है और मीन पोजीशन से वापस एक सर्टेन हाइट पर तक वो दोबारा पर पहुंचा है, जिसको मैं फॉर एग्जांपल बी हाइट कह देता हूं कि बी हाइट तक वो गया है। और इस बी हाइट तक क्या प्रोसेस हुआ इसको थोड़ा सा समझना है। ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी थी। क्यों थी पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि ये सर्टेन हाइट पर हुआ, सर्टेन हाइट एच पर पहुंचा। वी वेलोसिटी आपने इसको दिया था, वेलोसिटी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी आपने इसको दे दिया था। तो ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई है पोटेंशियल एनर्जी में एट अ सर्टेन पॉइंट ए। अब ए से पोटेंशियल एनर्जी है, वापस ये मीन पोजीशन की तरफ पेंडुलम आपका आया है, मीन पोजीशन की तरफ आया है, तो वापस ये पोटेंशियल एनर्जी फिर से कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी इस समय मीन पोजीशन पर ऑब्जेक्ट पर रहेगी लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि टुवर्ड्स बी, बी की तरफ रहेगी। और आपका पेंडुलम बी की तरफ गया है, बी के पास जाने पर ऑब्जेक्ट में अगेन पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। तो इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। एक जगह से रूपांतरण ऊर्जा का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में। ओके, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, एनर्जी के टोटल मैग्नीट्यूड की बात करें, तो वो सब जगह हर एक पॉइंट पर इस मोशन में सेम रहेगा। यानी कि अगर एनर्जी को मान लेते हैं कि आपने इनिशियली 10 जूल का एनर्जी दिया है, 10 जूल का एनर्जी दिया है, तो वो ए पॉइंट पर भी 10 जूल रहेगा, बी पॉइंट पर भी 10 जूल रहेगा, या किसी और पॉइंट पे भी हम कंसीडर कर लें तो वो 10 जूल ही रहने वाला है। यहां पर एनर्जी के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ चेंज हो रही है फॉर्म्स। एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। ओके, तो यहां से हमें पता चलता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हो रही है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम इसको क्रिएट कर रहे हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय इसको कर सकते हैं। इस पेंडुलम को अगर एक वैक्यूम में हम रखें तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन लगातार चलता रहेगा। ओके, अगर कोई पर्टिकुलर एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है प्रैक्टिकली, जैसे कि हम एटमॉस्फेयर में इसको रखें तो एयर रेजिस्टेंस की हेल्प से धीरे धीरे रुक जाएगा, लेकिन वैक्यूम में रखोगे, निर्वात में रखोगे, तो ये पेंडुलम लगातार चलता रहेगा।
ओके, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन हमें यहाँ से थोड़ा समझ में आता है कि किस तरह से एनर्जी कंजर्व है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। आई होप इट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट, एक पॉइंट थोड़ा और समझेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये एक्सट्रीम पोजीशन किसको कहते हैं स्टूडेंट? एक्सट्रीम पोजीशन होता है कि जो पर्टिकुलर हमारा ए पॉइंट है, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, जो एम्पलीट्यूड उसको मिला है, एक आयाम जो उसको मिला है, ए पॉइंट मैक्सिमम जहां तक गया है, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें मिली है, जो कि होती है मैक्सिमम। लेकिन अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो वेलोसिटी यहां पर इस समय नहीं है, ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो हियर एट दिस पॉइंट। लेकिन जैसे ये मीन पोजीशन पे जाएगा, तो मीन पोजीशन पे क्या होगा? मीन पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है ये आपकी हो जाएगी मैक्सिमम, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मिनिमम। ओके, ऐसे ही बी पॉइंट की तरफ हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन हमें यहाँ पर समझ में आता है। एक एग्जांपल और लेंगे स्टूडेंट्स के लिए, थोड़ा सा तो समझाने के लिए। एक फॉर एग्जांपल ए मैन होल्डिंग ए बॉल, एक बॉल होल्ड कर रहा है, और इसको अगर ये मैन बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करे, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही बॉल को थ्रो किया गया है, इस प्रोसेस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो मानते हैं बॉल एक सर्टेन हाइट तक पहुंचा है, ए हाइट तक पहुंचा है, तो वो हमारा हाईएस्ट पॉइंट हो गया जहां तक भी वो गया है, एक एच हाइट तक गया है, और वापस उसके हाथ पर पहुंचा है, तो दैट इज द लोएस्ट पॉइंट, बी पॉइंट हमने कोई मान लिया है। तो जैसे ही हमने इसको एच हाइट दिया है, मैक्सिमम पॉइंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी उसको मिलेगा एक सर्टेन हाइट पर जाने की वजह से। और बी पॉइंट पर जैसे ही हमने उसको थ्रो किया है इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो एक काइनेटिक एनर्जी हमने उसको दिया है। ओके, तो लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मिनिमम होगा। लेकिन ए पॉइंट की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होगा और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मिनिमम होगा, बेसिकली जीरो हो जाएगा। ओके, तो यही चीज को थोड़ा सा हमने लिख के बता दिया है कि व्हेन बॉडी इज थ्रोन इन अपवर्ड और ड्रॉप फ्रॉम हाइट, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट। मतलब यही है कि किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट में देख ले, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे देख ले, मैग्नीट्यूड एनर्जी का वही रहेगा जो मैग्नीट्यूड इसको मिला है। अगर 5 जूल की एनर्जी दी है तो 5 जूल ही एनर्जी रहेगी हर एक पॉइंट पर, चाहे हम ए पर देखें, बी पर देखें, या कोई इनके बीच में भी पॉइंट हो तो वहां भी हम देख सकते हैं, लेकिन फॉर्म अलग अलग हो सकता है। ए पॉइंट पर जैसे बात करें पोटेंशियल एनर्जी होगा, बी पॉइंट पर बात करें काइनेटिक एनर्जी होगा, और सी पॉइंट पर अगर हम बात कर लें, कोई बीच में पॉइंट है जहां पर पार्शली काइनेटिक और पार्शली पोटेंशियल यहां पर देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये बात थोड़ा सा कंजर्वेशन आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि एनर्जी किस तरह से रूपांतरित होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। एनर्जी का एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड जो परिमाण है वो हमेशा फिक्स रहता है। तो ये बातें हमने थोड़ा सा बताई हैं, यही बातें थोड़ा लिखी हुई हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन को थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करते हैं इसी पर्टिकुलर लीनियर मोशन के लिए। तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज ए बॉल ऑफ मास m, एक m मास का बॉल है, ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h, एक h हाइट से गिराया जाता है। ठीक है, हम कंसीडर कर लेते हैं एक फ्लोर, और एक a पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट। इस a पॉइंट पर मैक्सिमम जो हाइट पॉइंट है जहां पर एक m मास का बॉल हमने रखा है, अगर इसको एक सर्टेन हाइट h पर हम मान लें, ऊपर हाइट पर ही है, और यहां से इनिशियली अभी वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियली वेलोसिटी यहाँ पर जीरो होगी एट द पॉइंट h, VH इसको हमने नाम दे दिया है, यानी कि वेग जो यहाँ पर होगा उच्चतम ऊंचाई पर, मैक्सिमम हाइट पर, वो जीरो होगा। अब यहाँ से बी पॉइंट हम कोई मान लेते हैं, बी पॉइंट कोई बिटवीन में है, बीच में कोई पॉइंट है जो आपके ग्राउंड और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में है, और एक पॉइंट सी हमने यहाँ पर मान लिया है, द सी पॉइंट लोएस्ट पॉइंट है। अब बॉल को अगर हम थ्रो करें फ्रॉम ए सर्टेन हाइट h और सी पॉइंट तक वो जाता है, तो इस सी पॉइंट तक जाने में यहाँ पर ये बी पॉइंट के थ्रू गया है, बी पॉइंट के से होकर गया है और सी तक गया है। इन डिफरेंट पॉइंट्स पर हम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी देखेंगे कितना वैल्यू है और क्या एनर्जी कंजर्व है, हमारा मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पर सेम आ रहा है, हम ये थोड़ा चेक करेंगे। हमने कुछ नोटेशंस मान लिया है कि बी पॉइंट और सी पॉइंट का जो गैप है वो h हाइट है, स्मॉल h, और बी पॉइंट पर भी कुछ ना कुछ पार्टिकल की वेलोसिटी होगी क्योंकि बिटवीन पॉइंट है। इसमें पार्शियल काइनेटिक, पार्शियल पोटेंशियल भी कुछ ना कुछ एनर्जी है क्योंकि h हाइट भी है बी पॉइंट पर, ठीक है बच्चे, और v वेलोसिटी भी है, तो काइनेटिक भी कुछ इसमें जरूर यहाँ पर होगा। अब a से b तक का जो हाइट है वो h माइनस h हो जाएगा, टोटल आप h में से स्मॉल h सब्ट्रैक्ट करेंगे तो h माइनस h आपको मिल जाएगा। ओके, तो डिफरेंट पॉइंट पर हम इसको लेके चल रहे हैं।
अब मान लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी, सबसे पहले डिफरेंट पॉइंट से लेके चलते हैं। ए पॉइंट हमने पहले ले लिया है, ए पॉइंट पर हम लोग निकालने वाले हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल निकालेंगे, टोटल हमारी जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको कैलकुलेट करेंगे ए पॉइंट के लिए। तो ए पॉइंट पर जैसा कि आपको साफ दिखाई दे रहा है कि अभी वेलोसिटी तो उसमें कुछ नहीं है, पूरा इस मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सिर्फ इसमें होगी पोटेंशियल एनर्जी। और ग्राउंड से ये हाइट कितना है बेटा, h हाइट है। तो h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कितना होगा, mgh निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो इस ए पॉइंट के लिए हम लोग चल रहे हैं। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी हमारा जो हो जाएगा ए पॉइंट पर mgh, और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये हो जाएगा 0। टोटल एनर्जी अगर टोटल me मतलब मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर निकाले तो ये हो जाएगा pe और प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारी mg है, काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 है। तो टोटल जो एनर्जी आ जाएगी यहाँ पर वो आ जाएगी mgh। ए पॉइंट पर एनर्जी का मैग्नीट्यूड हमको मिल गया है, mg कैपिटल S, ध्यान रहे। अब चल रहे हैं बी पॉइंट पर स्टूडेंट्स। बी पॉइंट पर चलने से पहले थोड़ा याद कर लें, ए पॉइंट पर हमें एनर्जी का मैग्नीट्यूड मिल चुका है, कितना मिला है, mgh। ये टोटल एनर्जी हमारी यहाँ पर मिली है। बी पॉइंट पर अगर इसको हम लेके चलें, ऑब्जेक्ट हमारा अगर बी पॉइंट पर है, बी की नोटेशन थोड़ा याद कर लीजिए। बी पॉइंट जो है h हाइट पर है सी पॉइंट से, ओके, और ए पॉइंट से इसकी जो हाइट है वो h माइनस h हो जाएगी। तो इस केस में बी पॉइंट पर जब आया है तो इसके पास एक वेलोसिटी भी होगी, ये बात भी थोड़ा ध्यान रखनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे जा रहा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी है जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो इस वेलोसिटी को हमें थोड़ा निकालना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना है। पोटेंशियल एनर्जी अगर बी पॉइंट पर देखें तो कितना हो जाएगा, mg स्मॉल h हो जाएगा। सिंपल सी बात है क्योंकि h हाइट पर ये है। काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर। v कौन सा है, ये v वो पर्टिकुलर वेलोसिटी है जो b पॉइंट पर है। इस v को थोड़ा निकाल लेते हैं। v को निकालने के लिए हम न्यूटन की इक्वेशन को एक बार रिकॉल कर लें। न्यूटन की एक इक्वेशन हम लोगों ने बच्चों पढ़ी है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, जानते हैं ना। तो u हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो a से b की मोशन के लिए इस इक्वेशन को थोड़ा अप्लाई कर लीजिए। a से b पॉइंट के लिए इस इक्वेशन को अप्लाई कर लीजिए। a से b तक अप्लाई करेंगे तो u तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी जिसको v कैपिटल H बोला हमने, यहाँ 0 है। तो इसको यहाँ 0 पुट करेंगे और ये जो h है, h की जगह पर h माइनस h आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा v h स्क्वायर स्मॉल h स्क्वायर इक्वल 2g h माइनस h, ये मिल जाएगा इसमें। ये v h स्क्वायर का वैल्यू आ गया है। तो इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा mgh माइनस mg स्मॉल h, वैल्यू आ जाएगा। सीधा रखेंगे बेटा, इस वैल्यू को रखोगे वहां पर, ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के ये बच जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल गया। अब टोटल एनर्जी निकालो। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यानी कि mgh माइनस mgh, और ये आप ऐड कर देंगे इसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे mgh से ये mgh कट हो जाएगा, आपका टोटल कितना बचता है, mg कैपिटल H। तो B पॉइंट पर भी हमको एनर्जी मिल गई है, कितनी आ गई है, mg कैपिटल H। देख रहे हैं आप, A पॉइंट पर भी mgs था और B पॉइंट पर भी mg कैपिटल H आ गई है। अब चलते हैं C पॉइंट की तरफ। C है हमारा लोएस्ट पॉइंट। अब लोएस्ट पॉइंट पर अगर थोड़ा सा कंसिडरेशन चलेंगे आप लेकर के, तो अपवर्ड पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट से h हमारी डिस्टेंस यहाँ पर है। और अब जब ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो यू नो वेरी वेल टोटल पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। ओके, अब यहाँ पर इसमें कोई पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं, सिर्फ होगी इसमें काइनेटिक एनर्जी। तो उस काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड को निकालना पड़ेगा, इस वी ओ वेलोसिटी को निकालना पड़ेगा जो कि ग्राउंड पर यहाँ पर इस समय है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 रहेगी, सिंपल सी पॉइंट पर आप रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, वी ओ स्क्वायर जो है वो सी पॉइंट का वेलोसिटी लिया है। फिर से वही न्यूटन इक्वेशन लगाइए और वी स्क्वायर को निकाल लेंगे। फिर से न्यूटन की इक्वेशन लगाओगे तो क्या होता है न्यूटन का इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये हो जाएगा बच्चे। तो ए पॉइंट पर ही वेलोसिटी यू का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि वी एच के बराबर है, और प्लस ये हो जाएगा 2g कैपिटल H, और v जो है तुम्हारा ये जो vo बोला है हमने, दैट्स वही है। तो इस वैल्यू भी निकल गया तुम्हारा। तो अब इस v नॉट स्क्वायर को वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। जैसे ही आप इसे यहाँ पुट करेंगे यू विल गेट mg कैपिटल H। ओके, जैसे इस वैल्यू का पुट करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, सिंपल सा मैथ से। टोटल एनर्जी अब हमें मिल जाएगा यहाँ पर पोटेंशियल काइनेटिक
और ये आ जाएगा, पोटेंशियल तो जीरो था, जैसे ही ऐड वैल्यू रखो काइनेटिक एनर्जी का तो ये आपको मैकेनिकल एनर्जी सी मिल जाएगा, जो कि सी पॉइंट पर कितना आ गया बच्चे, mg कैपिटल H। बी पॉइंट पर भी निकाला था हमने, बी पॉइंट पर भी कितना आया था, mgh। ए पॉइंट पर भी कितना आया था, mgh। यहां पर हमने डिफरेंट पॉइंट पर एनर्जी के मैग्नीट्यूड को देख लिया है, जो कि बिल्कुल सेम मिल रहा है। इस जनरलाइजेशन फॉर्म में हमने देखा है इसको कि कोई भी स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड दिया है, किसी भी पॉइंट पर जर्नी में आप देख लीजिए मैग्नीट्यूड एनर्जी का सेम रहेगा, इट मींस एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पर एनर्जी बिल्कुल नियत है, सिर्फ फॉर्म चेंज हो रही है। जहां पर ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट पर केवल पोटेंशियल एनर्जी, बी पॉइंट की बात करें तो पार्शली पोटेंशियल पार्शली काइनेटिक, कुछ पोटेंशियल है कुछ काइनेटिक, और सी पॉइंट पर बात करें तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी यहां पर देखने को मिल रही है। तो हेंस इट प्रूव्स कि एनर्जी विल रिमेन सेम, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। तो ओके बच्चे, तो मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड हियर, तो यहां से हमें पता चल जाता है। इसका केवल नोटेशन भी थोड़ा समझ लीजिए। एक अगर ग्राफ बनाए हम एनर्जी और हाइट के साथ में, तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे हमने हाइट ले लिया है और वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी लिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा देखें। तो कोई बॉल हमारा अगर अपवर्ड पॉइंट से, ये मैक्सिमम हाइट है यहाँ पर हमने मान लिया, दैट इज द मैक्सिमम हाइट। तो इस मैक्सिमम हाइट से अगर ओरिजिन की तरफ ऑब्जेक्ट जाता है तो एनर्जी में कुछ इस तरह से वेरिएशन देखने को मिलता है। जो ऑरेंज लाइन है काइनेटिक एनर्जी को शो कर रही है, ब्लू लाइन जो है पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। और जैसे ही ओरिजिन की तरफ हम चल रहे हैं, लोएस्ट पॉइंट पर हम गए हैं, ये हमारा लोएस्ट पॉइंट है, तो इस लोएस्ट पॉइंट पर जाकर के पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई है और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम है। तो एनर्जी कंजर्वेशन हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। ओवरऑल हर पाथ पर देखें तो एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो रहेगा k+v, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जो कि सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। और जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जो पॉइंट है हमारा हाफ हाइट पॉइंट है, जहां पर हमारी हाइट हाफ है, मतलब पार्शली काइनेटिक पार्शली पोटेंशियल, इसमें आधी आधी काइनेटिक आधी पोटेंशियल इसमें यहाँ पर रहेगी। ओके, तो ये सब बातें इसमें यहाँ पर जो हमने बताई हैं। इसमें एक ग्राफ और बना सकते हैं, जो हम लोग इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे हाइट और वाई पे एनर्जी हमने लिया। अब की बार अगर हम लोएस्ट पॉइंट से अपवर्ड पॉइंट हाइट पर अगर हम लेके जाएं बॉल को, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। तो बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इससे कि आप ओरिजिन से स्टार्ट किया मोशन, तो ओरिजिन पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। जैसे जैसे आप इसे हाइट पर लेके जा रहे हैं वैसे वैसे आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप है वो बढ़ता चला जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी कम होती चली जा रही है। तो मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई है। तो इस ग्राफ से ये भी थोड़ा सा देखने में समझ में आ रहा है। तो एनर्जी विल रिमेन सेम। तो यहाँ पर ये आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई हो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आ सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। ओके, संरक्षक इसको बोलते हैं, संरक्षी बल। कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं? एक्चुअली जब हम पर्टिकुलर एक ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल ले लें, अगर कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को आप लिफ्ट करते हैं, किसी सर्टेन हाइट पर लेके जाते हैं, ओके, तो अगर आप कोई डायरेक्टली एक पाथ को फॉलो करते हुए उसको लेके जाते हैं, h हाइट उसको रेज कराते हैं, तो इस समय कुछ वो वर्क करेगा क्योंकि कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब मान लेते हैं आप पाथ चेंज करते हैं, पहले आप उसको ऐसे लाते हैं, फिर आप उसको ऐसे लाते हैं, फिर उसको आप ऐसे लाते हैं, डिफरेंट पाथ पॉइंट से आप उसको लेके जाते हैं, लेकिन पहुंचाते सेम हाइट पर है। तो पाथ कोई भी आपने फॉलो किया हो, किसी भी पाथ से आप गए हो, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी दोनों पॉइंट पर सेम रहेगी। ठीक है, पाथ पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगी। तो इस समय जो फोर्स इस पे काम कर रहा है, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज कंजर्व, वो कंजर्वेटिव नेचर का है। दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स। ये केवल एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। एंड पॉइंट्स का मतलब है जहां से मोशन शुरू हुआ और जहां पे खत्म हुआ, सिर्फ उन पॉइंट्स वो कहां पर है, कौन सा पाथ ट्रेवल किया है, इस बात से डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। तो अब जो फोर्स यहाँ पर होगा, जो भी वर्क जिस फोर्स के थ्रू ये होगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। तो यहाँ पर जो टोटल वर्क डन होता है वो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। एनर्जी में जो भी चेंज हो रहा है उसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है उसके बराबर होगा। दैट इज डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट ओनली।
तो इसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। अगर पूछा जाए डेफिनेशन तो आप इसमें ये दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। और वर्क डन जो भी इस पाथ के थ्रू होगा इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो, यानी कि पूरी जर्नी में अगर हम बात करें, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, एक सर्टेन हाइट पर पहुंचाया और वापस उसी जगह पर आ जाता है, अपने इनिशियल पॉइंट पर आ जाता है, तो इस पूरी जर्नी वर्क डन होगा वो जीरो होगा अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ, पूरा क्लोज पाथ होगा तो उसको जीरो वर्क डन हम कहेंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसके अपोजिट हो जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जनरली अगर बात करें तो डिपेंड करेगा, वहां पर जैसे पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ये पाथ पे डिपेंड करेगा। पाथ पे डिपेंडेंसी के लिए हम अच्छा एग्जांपल लेते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी पर्टिकुलर टेबल पे है और फोर्स, कोई अप्लाइड फोर्स हम यहाँ पर इसको लगाएं, इसको दें, तो एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करना शुरू करता है मोशन के। तो ये फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ, ये पाथ पे डिपेंड करता है। अब इसके थ्रू जो भी वर्क डन होगा, ओके, वो जीरो नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसका वैल्यू आपको मिलेगा जो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। और पाथ का वैल्यू क्या है, कौन सा पाथ ट्रेवल किया गया है, तो इस बात पे भी आपका ये फोर्स डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज नॉन जीरो। फ्रिक्शन एग्जाम्पल है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। और एक और चीज इसमें बताई गई, द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन गेट्स डिसिपेटेड एंड हेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ से ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एनर्जी हम इसकी नहीं ले सकते हैं। फ्रिक्शन जो भी यहाँ पे जनरेट हुआ वो क्या हो जाएगा, बेसिकली एनर्जी की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, हीट एनर्जी की फॉर्म में वो डिसिपेट हो जाएगा, कुछ खर्च हो जाएगा, वापस हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट टॉपिक चल रहे हैं और वर्क पावर एनर्जी का लास्ट टॉपिक है, इट इज पावर। बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, 9th में ही आपने इसको पढ़ा है। पावर क्या है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य को करने की क्षमता, कितना काम कर रहे हैं, कितनी तेजी से आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है। या बेसिकली हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं डूइंग वर्क और कंज्यूमिंग एनर्जी, क्योंकि जब वर्क होता है तो एनर्जी से ही होता है, एनर्जी कंज्यूम करके होता है। अब एनर्जी कंज्यूम हुई है तो कुछ ना कुछ वर्क डेफिनेटली यहाँ पर हुआ है। तो रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी भी कह सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग एनर्जी भी बोल सकते, डूइंग वर्क बोल सकते हैं। तो सिंपली इसको अगर हम कहें तो इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एक फॉर्म से एनर्जी दूसरी फॉर्म में कितनी तेजी से कन्वर्ट हो रही है, कितना समय ले रही है, तो उसका भी अगर हम रेट हम कैलकुलेट करें तो वो भी पावर ही कहलाता है। ओके, इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई पर्टिकुलर सर्कल है ना, एक सर्कल है, इस सर्कल को आप पूरा करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे A, B, C, एक पर्टिकुलर इस रेडियस वाले पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ को कवर करते हैं। कोई 5 मिनट्स लेता है, कोई 7 मिनट्स लेता है, कोई 10 मिनट्स लेता है। ओके, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल किसको कहेंगे हम? जो कम समय लिया जिसने, है ना, 5 मिनट्स जिसने लिया है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो पावर जो कार्य करने की जो क्षमता हमें यहाँ पता चल रही है, कार्य करने की दर जो हमें पता चल रही है यहाँ पर, वो इससे दिखाई दे रही है, कितने समय में कितना कार्य हो गया है, इस बात पे ये डिपेंड करता है। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी अगर हम थोड़ा सा दे दें तो एवरेज जो पावर पूरा निकाला जाएगा, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन या एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, हम इसको लिख सकते हैं ये और सिंपली मैथमेटिकली इसको W अपॉन टी या E अपॉन टी हम इसको लिख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर की अगर हम बात करें, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जिसका तात्कालिक मान है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। क्या है? तो एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज पावर एज अ टाइम इंटरवल अप्रोच टू जीरो, जहां पर टाइम इंटरवल जो है जीरो अप्रोच करता है, बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए हम देखें कितना काम हुआ है सूक्ष्म समय में, तो P इक्वल dW ओवर dt हम इसको लिख सकते हैं। वर्क डन बाय फोर्स फॉर ए डिस्प्लेसमेंट dr इज dW इक्वल f इंटू dr, वर्क की डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर को भी हम एक्सप्रेस करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, dr है आपका dw के इक्वल, तो यहाँ से पावर का एक्सप्रेशन अगर हम निकालें, फॉर्मूले में रखें इस वैल्यू को, तो P बराबर आपका कितना आ जाएगा, f dr ओवर dt आ जाएगा। और इसको थोड़ा सॉल्व कर दें तो ये आपको मिल जाएगा f डॉट v। तो यहाँ से एक नया डेफिनेशन भी पावर का हमें मिल जाता है कि पावर जो है फोर्स और वेलोसिटी का स्केलर प्रोडक्ट है।
ठीक है, यहाँ पर एक अदिश गुणनफल है पावर। पावर खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये जिससे मिलके बन रहा है फोर्स और वेलोसिटी का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो एफ डॉट वी की टर्म्स में भी हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये बात पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, पावर स्केलर क्वांटिटी है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। कोई भी कंफ्यूजन अगर हुआ करे बच्चों तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा डाल दीजिए, तो वहाँ से उसका हम सॉल्यूशन दे देंगे। पावर फिजिकल क्वांटिटी है, मेजर हो सकती है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यूनिट्स इसके होंगे। ऐसा यूनिट होता है इसका वाट, और वाट को अगर डिफाइन करें तो क्या होगा, जूल पर सेकेंड, क्योंकि पावर का जनरल फॉर्मूला कितना बन रहा है बच्चों, W/T बन रहा है, और W क्या है, वर्क है। वर्क की ऐसा यूनिट कितनी होती है, जूल, और टाइम क्या है, सेकेंड, तो जूल अपॉन सेकेंड हम इसको लिख सकते हैं। और जूल अपॉन सेकेंड ही वाट कहलाता है। 1 वाट इक्वल जूल पर सेकेंड। 1 वाट को अगर डिफाइन करें आप, तो 1 वाट इज द पावर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। फॉर्मूले से ही बन गया है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको दिखाई दे रहा है कि 1 वाट बराबर आ रहा है 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 जूल वर्क जब 1 सेकेंड में होता है, या 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम होती है 1 सेकेंड में, तो उसकी पावर सिस्टम की कहलाएगी 1 वाट। और भी कुछ अदर यूनिट्स हैं, किलोवाट। किलोवाट को वाट में लिखें तो 1000 वाट आप लिख सकते हैं। मेगावाट, मेगावाट में लिखें तो 10⁻⁶ वाट लिख सकते हैं। अनदर यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। हॉर्स पावर भी यहाँ पर पावर का एक यूनिट है। 1 हॉर्स पावर वाट में कन्वर्ट करें तो 746 वाट यहाँ पर होता है। और द पावर ऑफ इंजन्स ऑफ ए कार एंड अदर व्हीकल्स इज मेजर्ड बाय यूनिट कॉल्ड ब्रेक हॉर्स पावर। एक ब्रेक हॉर्स पावर भी होता है जो कि इक्वल 1 हॉर्स पावर के होता है। एक ब्रेक हॉर्स पावर अगर कहें तो 1 हॉर्स पावर इसको हम कहते हैं। तो ये पावर की कुछ यूनिट्स थी। आई होप ये समझ में आया हो आपको, फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना हो तो बच्चे तो निकाल सकते हैं, वो भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो डायमेंशन फार्मूला फॉर्मूले से निकालें। जूल वर्क के लिए है, तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, ml² T-2, और सेकंड के लिए हो जाएगा T। तो इसको थोड़ा सा आप सॉल्यूशन कर दीजिए, T ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ml² T-3। ये डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा पावर के लिए। आई होप ये क्लियर हुआ हो, नोट कर लीजिएगा। एक और यूनिट होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। थोड़ा सा व्यापारिक रूप में जो एनर्जी का यूनिट है, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें आपने देखा होगा एक स्पेशल यूनिट किलोवाट आवर हम यूज़ करते हैं। तो वो जनरली कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम एनर्जी का यूनिट लेते हैं। कमर्शियल यूनिट नाम वाट आता है इसमें, किलो वाट आवर, लेकिन ये पावर का यूनिट नहीं है, किलो वाट आवर है, ध्यान रहे। ये बना किससे है, ये पावर की यूनिट से ही बना है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है W/T। ओके, और W के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चे, जूल, और टाइम को अगर सेकंड में मेजर करते हैं तो जूल अपॉन सेकंड ही बनता है वाट। ठीक है, अगर टाइम को आवर में मेजर करें हम, ठीक है, टाइम को आवर में मेजर करें और आपकी पावर को किलोवाट में अगर करें, तो यहां से जो वर्क है वो P/T की फॉर्म्स में देखें हम, तो किलो वाट आवर ये बनता है वर्क या एनर्जी का यूनिट। ठीक है, किलो वाट आवर या वाट आवर भी हम समटाइम्स इसको लिख देते हैं। तो ये होता है हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको जूल में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। जूल में अगर कन्वर्ट करें तो 1 किलोवाट आवर को सबसे पहले आप वाट में बदलिए, किलोवाट को 1000 वाट, आवर को सेकंड्स में बदलिए, 3600 सेकंड होते हैं 1 आवर्स में। कन्वर्ट करेंगे तो 36 इंटू 10⁵ या 3.6 इंटू 10⁶ जूल आप इसको कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जा सकता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो ये भी आपका ऐसे का ही यूनिट है। तो ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है समझ में आया हो स्टूडेंट्स। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, कोई डाउट होता है तो पूछिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।